नमस्कार। आज दिनांक 12 जनवरी 2012 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अफरोज खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अभूतपूर्व होगा मनपा चुनाव, पल पल बदल रहे हैं समीकरण। स्वाभिमानियों का पतंग उत्सव, उत्साह से मना युवा दिन। केशरबाई लाहौटी कॉलेज में गुण गौरव समारोह संपन्न। पतंग उत्सव की तैयारियां शहर में जोरों पर। और श्री गुरुदेव सेवा मंडल की शाकाहार प्रचार यात्रा। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखिए समाचार विस्तार से। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, एक तरफ तो सर्द हवाओं के झोंके तो दूसरी ओर राजकीय अलाव जलाए जा रहे हैं। शहर का राजकीय समीकरण भी समय की नजाकत देख बदल रहा है, जिससे मनपा चुनाव अभूतपूर्व होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार होने वाले महानगर पालिका चुनाव सही मायने में अभूतपूर्व होंगे। राजनीति में सक्रिय प्रमुख दल कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, सेना सहित स्थानिक अघाड़ियां भी पहली बार मनपा चुनाव में उतर रही हैं। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस, जन कल्याण अघाड़ी, जन विकास कांग्रेस सहित मन से रिपाई गवई गुट, खोरिपा, जनता दल सेक्युलर, यूडीएफ, मुस्लिम लीग भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही हैं। कुछ वर्तमान पार्षदों को लेकर जन भावनाएं खासी उग्र रहने से इन पार्षदों को दोबारा निर्वाचित होकर मनपा सदन पहुंचना टेढ़ी खीर माना जा रहा है। पार्षदों की रिपोर्ट जनता दरबार में अच्छी न रहने से परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। संबंधित पार्टी नेताओं को भी ये जानकारी है, इसलिए कई वर्तमान पार्षदों के टिकट कटने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में जिनके टिकट कटेंगे वे बगावत भी करेंगे, ये तय है। कुछ दिनों में सभी प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा होगी, उसके बाद बागियों के चेहरे भी साफ होंगे। उधर पुलिस विभाग भी कमर कस तैयार है। किसी भी सूरत में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी जानकारी देकर पुलिस महकमा विभिन्न मुद्दों पर कानूनी धारा तय कर चुका है, जिससे ये महानगर पालिका चुनाव रोमांचक और अभूतपूर्व रहेंगे, ऐसी राजकीय कयास लगाए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। युवा स्वाभिमान संगठन द्वारा राष्ट्रीय युवक दिन तथा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्थानिक दशहरा मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां हवा में उड़ती पतंगों ने सबको आकर्षित कर दिया। मित्रांनो, सध्या मी बोलत आहे दसरा मैदान परिसरातून। आज दिनांक 12 जानेवारी अर्थात स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिवस, जो संपूर्ण देशात युवक दिन म्हणून साजरा केला जातो। याच युवक दिनच्या शुभमुहूर्तावर आणि मकर संक्रांती जवळ आलेली आहे। मकर संक्रांती म्हटलं की पतंगाचं प्रमुख आकर्षण असतं। संपूर्ण आकाशात पतंगा भरताना आपण पाहू शकतो। विद्यार्थी स्वाभिमानच्या वतीने आज 12 जानेवारी या दिवशी पतंग फेस्टिवलचं, पतंग महोत्सवाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे दसरा मैदान परिसरामधून। आणि याचे प्रमुख आयोजक ज्याप्रमाणे एका भव्य स्वाभिमान पतंग महोत्सवाच्या पतंगावरती आपण पाहू शकतो, प्रकाशक शैलेंद्र कस्तुरे, रोहित वैद्य, अनुप अग्रवाल आणि पराग चिमोटे यांच्या संयुक्त कार्यातून या पतंग महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मैडम, आज के पतंग महोत्सव के बारे में कैसा लग रहा है आज ये पतंग महोत्सव में शामिल होके? पतंग महोत्सव से ज्यादा मेरा एक पहला साल कंप्लीट हो रहा है। जब मैं पहली बार अमरावती में पहला साल हो रहा है, आज ही पहला साल पूरा हो रहा है, क्योंकि पिछले साल इस समय पे मैं आई थी, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे उसकी हो रही है कि एक साल मेरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। इसके बाद में आज युवक दिन पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? यंगस्टर्स हमेशा मजा एंजॉय करते हैं हर चीज का, इस चीज का भी उसी तरीके से एंजॉय करेंगे। हम ही युवा में ही हैं, तो हम भी वही एंजॉय करने आए हैं आज। आप यहाँ पे पतंगबाजी अभी करेंगी क्या? ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड आएंगे तो एक पतंग पकड़ेगा और एक डोर पकड़ेगा, तो करेंगे ही। दोनों एक ही पतंग उड़ाएंगे क्या? डेफिनेटली, एक जिंदगी है तो एक ही के साथ खड़े रहेंगे ना। आज स्वामी विवेकानंदचा जो जयंती आहे, जो दिवस आहे, तो आम्ही मनवत आहे आणि तो मोठ्या उत्साहाने
युवकांचा एक प्रेरणास्थान आहे स्वामी विवेकानंद आणि त्यांना युवकांच्या माध्यमातून जे युवकांचा आवडता छंद जो आहे तो पतंग असतो, त्या पतंगाला पुन्हा जागृत करण्यासाठी युवकांना त्याची आवड निर्माण करून देण्यासाठी हा पतंग उत्सव आम्ही इथे साजरा करत आहे. आणि नक्कीच मी युवकांना याच्या माध्यमातून संदेश देईल की प्रत्येक युवकांनी आपल्या वरिष्ठांचा मान सन्मान करायला पाहिजे, आईवडिलांची सेवा करायला पाहिजे, बुजुर्गांचा आशीर्वाद घ्यायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण युवक म्हणून वावरतो युवकांमध्ये ते एक परिवारासारखं वावरला पाहिजे. एखादा युवक जर गरीब आहे त्याला मदतीचा हात द्यायला पाहिजे. एखादा युवक जर वेगळ्या व्यसनावर वेगळ्या मार्गावर चालत आहे त्याला चांगल्या मार्गावर आणायला पाहिजे. जर प्रत्येक युवकांनी युवक वयामध्ये युवकांसाठी जर चांगलं काम केलं तर नक्कीच या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये, या अमरावतीमध्ये चांगले युवक निर्माण होईल. आणि प्रत्येक आईवडिलाला गर्व राहील की माझा मुलगाही चांगला आहे, माझ्या मुलाही आज पायावर उभा आहे. आणि प्रत्येक आईवडिलाचं स्वप्न राहते की माझा मुलगा चांगला झाला पाहिजे, माझ्या मुलाला चांगलं वळण लागलं पाहिजे, चांगल्या विचारावर चालला पाहिजे. आणि कुठेतरी त्याच वळणाला संदेश देण्यासाठी स्वामी विवेकानंदांच्या विचाराची गरज आहे. आणि त्याच विचाराला घेऊन मी आज इथे आलेलो आहे. आणि मी स्वतः स्वामी विवेकानंदांना मानतो, त्यांच्या विचारावर चालतो. त्याच उद्देशाने मी सगळ्या युवकांना आव्हान करतो की सगळ्यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारावर चालावं आणि सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन एक मानव धर्माचं एक मिशन येणाऱ्या भविष्यामध्ये पूर्ण करावं, हेच मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि भावी जीवनासाठी सगळ्या युवकांना हार्दिक शुभेच्छा. युवा स्वाभिमानच्या वतीने आज इथे पतंग फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. युवक दिनानिमित्त आणि पतंग फेस्टिवल बरोबरच मकर संक्रांतीच्याही शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी नितीन बोरेकर, समस्त युवक स्वाभिमानच्या महिला, युवा स्वाभिमानचे कार्यकर्ते या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. आणि हा असा पतंग फेस्टिवल या ठिकाणी दसरा मैदान परिसरात पार पडलेला आहे. पतंग फेस्टिवलच्या या इव्हेंट संदर्भात दसरा मैदानातून कॅमेरामॅन सागर मिश्रा बरोबर मी जितेंद्र घनगोरकर, सिटी न्यूज. रुक करेंगे अगली खबर का। स्थानीय केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवक दिन के उपलक्ष्य में गुण गौरव समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। इस समारोह में शिक्षा, सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा क्षेत्र में प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का सम्मान चिन्ह देकर गौरव किया गया। स्थानीय श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवक दिन के उपलक्ष्य में गुण गौरव समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। इस समारोह में मान्यवरों द्वारा जलतरण फटू कांचनमाला पांडे, चेस में स्वप्निल चौपाड़े, वेटलिफ्टिंग के लिए कुमारी दीक्षा गायकवाड़ तथा विभिन्न क्रीड़ा प्रकारों के लिए भाग्यश्री भेंडे, उद्धव घोड़ेसवार, ज्योति शर्मा आदि खिलाड़ियों को सम्मान चिन्ह एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुछ शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का भी गौरव किया गया। इस अवसर पर सत्यनारायण जी लड्ढा, प्राध्यापक एमटी देशमुख, प्रवीण रघुवंशी आदि मान्यवरों सहित प्राध्यापक गण, विद्यार्थीगण प्रमुखता से उपस्थित थे। रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी रविवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसकी पूर्व तैयारियों में महानगर लीन दिखाई देता है। मकर संक्रांति के दिन से पतंगबाजी का दौर भी शुरू होता है। पतंगबाजी के लिए मकर संक्रांति का पर्व शुभ माना जाता है। हर वर्ष मकर संक्रांति से पतंगबाजी उफान पर रहती है। अब ये त्योहार बस कुछ ही दिनों पर रहने से इसकी तैयारियां साफ देखी जा सकती है। आकर्षक रंग बिरंगी विभिन्न कलाकृति पूर्ण पतंगे शहर में तैयार हो रही हैं। हिंदुस्तान में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने की बहुत पुरानी प्रथा है। राजा महाराजा के जमाने से लोग पतंगबाजी कर रहे हैं और संक्रांति को महत्व देते हैं कि उसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हम संक्रांति का जब मौसम आता है तो हमको बड़ी खुशी होती है और हम हर अलग अलग किस्म की पतंगे बनाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गुरुदेव सेवा मंडल द्वारा शहर में शाकाहार का प्रचार करने की यात्रा निकाली गई, जिससे शाकाहारी बनने का संदेश दिया गया। श्री गुरुदेव सेवा मंडल अमरावती की ओर से गुरुवार को शाकाहार प्रचार प्रसार यात्रा निकाली गई। शहर के तमाम प्रमुख मार्गों पर घूमते निकले ये शोभा यात्रा सभी को शाकाहारी बनने का संदेश पहुंचाने का कार्य करते आगे बढ़ती गई। शाकाहार ही मानव का प्रमुख और शुद्ध सात्विक आहार है, ऐसा प्रचार इस यात्रा से किया गया। बाबा जय गुरुजी महाराज मथुरा यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण देशभर सर्व मान्य जातीला शाकाहारी राहण्याचा सल्ला बाबा जय गुरुजी महाराज देत आहे। ज्या आहारामुळे माणसाचं स्वास्थ्य चांगलं राहील, बुद्धी चांगली राहील, विवेक विचार राहील, अनाचार अत्याचार थांबतील आणि देशात शांती राहील, यासाठी बाबा जय गुरुजी महाराजांनी शाकाहारी राहण्याचा सल्ला दिला आहे। म्हणून
ही रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. संपूर्ण देशभर रोज असा प्रचार सुरू आहे. आपल्या अमरावतीतही रोज घरोघरी जाऊन हा प्रचार सुरू आहे. बाबाजी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबाजी का कहना है शाकाहारी रहना है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. पूरे विश्व को आध्यात्मिक का संदेश देकर मानवीय कल्याण की मशाल प्रज्वलित करने वाले तथा युवकों के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद इनकी जयंती दिन पर तथा राजे शिवाजी को हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए प्रेरित कर शौर्य, अनुशासन, न्याय आदि गुणों से परिपूर्ण बनाने वाली राजमाता जिजाऊ इनकी जयंती पर सिटी चैनल परिवार द्वारा विनम्र अभिवादन. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था. उनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था. बचपन से ही आस्तिक होने से उन पर आध्यात्मिक तथा धार्मिक विचारों का प्रभाव गिरता गया. बाद में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और रामकृष्ण मिशन के साथ उन्होंने आध्यात्मिक तत्वज्ञान तथा योग साधना का प्रचार प्रसार किया. शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की महंती स्पष्ट की. जहां स्वामी जी ने मेरे भाइयों और साथियों कहते ही सम्मेलन का माहौल प्रफुल्लित हुआ था. संपूर्ण जीवन भर मानवीय कल्याण की मशाल प्रज्वलित करने वाले स्वामी विवेकानंद इनका सन 1902 में स्वर्गवास हुआ. कन्याकुमारी स्थित स्वामी जी का ऐतिहासिक स्मारक उनके धगधगाते दौर की साक्षी देता है. 12 जनवरी ये दिन मातृशक्ति को नमन करने का दिन है. राजे शिवाजी को हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए प्रेरित कर शौर्य, अनुशासन, न्याय आदि गुणों से परिपूर्ण बनाने वाली शिव छत्रपति माता राजमाता जिजाऊ इनके जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन. समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. जल्द लौटे हैं कुछ और अहम खबरों को लेकर. आप देखते रहिए सिटी न्यूज. जय जय विठ्ठले हरि नारायण, 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 पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण, पुरंदर विठ्ठले. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से. रुक करेंगे अगली खबर का. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के सातारा जिले में एक दलित महिला को मारपीट के बाद निवस्त्र घुमाया गया. इस मानवता को कालिक पहुंचने वाली घटना का पूरे राज्य में तीव्र कड़ा निषेध किया जा रहा है. पीड़ित महिला को न्याय मिले और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर मानव हक अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया. सातारा की रहने वाली श्रीमती रेखा अरुण चव्हाण ये विधवा महिला अपने 19 साल के बेटे के साथ रहती है. पीड़ित महिला के पुत्र का गांव के ही कृष्ण देसाई परिवार की युवती के साथ प्रेम प्रकरण चल रहा था. बात शादी तक पहुंची, लेकिन युवती के परिजनों को युवक दलित जाति का होने से ये रिश्ता मंजूर न था. आखिरकार दोनों प्रेमी युगल घर से भाग गए. युवती के परिवार वालों को युवती की तलाश थी, इसके लिए वे युवक के घर पहुंचे. जब युवक की मां रेखा अरुण चव्हाण ने दोनों का पता न बताने की वजह से देसाई परिवार के सदस्यों ने रेखा चव्हाण को बेरहमी से पीटा और उसे पूरी बस्ती में विवस्त्र घुमाया. इस पीड़ित अन्यायग्रस्त महिला के साथ हुए इस शर्मनाक घटना का सभी स्तर से निषेध हो रहा है. गुरुवार को अमरावती शहर में मानवीय हक अभियान, रिपाई, अठवलेगढ़ तथा मातंग संगठन द्वारा मानवता को कालिक पहुंचने वाली इस घटना का निषेध किया गया तथा पीड़ित महिला को न्याय मिले, शासन द्वारा उसे आर्थिक मदद कर पुनर्वसन किया जाए तथा अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया. मुळगाव पाटस तालुक्यामध्ये रेखा चव्हाण या महिलेचा ही महिला विधवा आहे आणि ही मुलाजवळ राहत होती. मुलांनी गावातील एका सवर्ण समाजाच्या माणसाची मुलीसोबत प्रेम होतं आणि मग तिच्या घरातले लोक ती संमती नव्हती लग्न करण्यासाठी आणि म्हणून ते दोघंही जण पळून गेले आणि पळून गेल्यानंतर सतत तगादला गावातल्या लोकांनी लावला का ती मुलगी आणून दे. ती अडाली बाई आहे, ती विधवा आहे, तिला सहारा नाही
ती वारंवार सांगत होती की मला ही कुठली गोष्ट मला माहीत नाही, म्हणून 10 तारखेला तिला नळावर पाणी भरत असताना तिला पकडलं गावातल्या लोकांनी आणि बेदम मारहाण केली. मारहाण करून तेवढ्यावरच थांबले नाही तर कपडे फाडून नग्न व्यवस्थेत तिला फिरवलं आणि एका गावातल्या चिचीच्या झाडाला बांधून ते 4 तास बेहद तिला मारहाण केलं. शुद्ध होईपर्यंत तिला मारहाण केलं. चपलानी थंड पाणी टाकून काळ्या लाट्यांनी अशा पद्धतीचं तिला मारहाण केलं आणि मग संध्याकाळी ती बेहोश पडल्यामुळे पोलीस गेले आणि तिला भरती केलं. पोलिसांचा प्रश्न हा संशयास्पद आहे. पोलिसांनी आणि गावचे त्या जिल्ह्याच्या SP नी हे असा कुठलाही प्रकार घडला नाही अशा पद्धतीची माहिती दिलेली आहे. परंतु काल परवा मानवी हक्क अभियानच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातल्या RR पाटलांची भेट घेऊन हा सगळं संबंध परिस्थिती सांगितली आणि या परिस्थितीमुळे सध्या गुन्हा अजून दाखल केला नाही आणि हा जर गुन्हा दाखल या 2-4 दिवसामध्ये आम्ही वाट पाहणार आहोत. 2-4 दिवसात जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर ही प्रश्न पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलनाच्या रूपानं सरकारला सळो की पळो केल्याशिवाय मात्र समाज राहणार नाही, इथला दलित समाज राहणार नाही. 12 जनवरी ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन सारे देश में युवक दिन के रूप में मनाया जाता है. आज के युवक को जीवन की दिशा निश्चित करने हेतु उनके विचारों से प्रेरित होना आवश्यक है तथा आत्मचिंतन व आत्मसंयम द्वारा खुद को और समाज का विकास करना जरूरी है. आज के युवक दिन पर यह विशेष रिपोर्ट. अतुलनीय बुद्धिमत्ता और आत्मसंयम के स्वामी नरेंद्र विश्वनाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी सारे देश में युवक दिन के रूप में मनाया जाता है. रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने बहुदेववाद, कर्मकांड, आत्मसंयम, योग साधना ऐसे कई विश्व कल्याणकारी विषयों को जीवन भर प्रचार प्रसार किया. 1863 में जन्मे नरेंद्र ने आत्मचिंतन से अपने जीवन को दिशा दी तथा लोगों को आत्मसंयम की शिक्षा दी. 4 जुलाई 1902 में उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली और उनकी जयंती पूरे दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. मगर क्या सिर्फ उनकी तस्वीर घर या कार्यालय में लगाकर और उस पर हार चढ़ाकर इस दिन का महत्व पूर्ण होता है? ये सवाल हर एक युवक ने खुद से पूछना आज के दौर में आवश्यक माना जाएगा. लेकिन ऐसे आत्मसंयमी युवक को आज के कितने युवक अपना आदर्श मानते हैं, ये खुद युवा पीढ़ी भी नहीं जानती. आज का शहरी युवक नशा, चोरी, स्वार्थ और भौतिक सुखों में उलझकर जीवन की दिशा को खोता चला जा रहा है. किसी भी समाज विघातक आदत या प्रवृत्ति के परिणामों को जानते हुए भी अगर आज का युवक खुद को उसमें झोंक रहा है तो ये सवाल खुद को पूछना जरूरी है कि क्या हम सच में सुशिक्षित कहलाने योग्य हैं? यदि हम सुशिक्षित हैं तो क्या अपनी विचार क्षमताओं को खो बैठे हैं? 21वीं सदी में आज हर मिनट में दुनिया का हर अंग तेजी से बदलता देखा जा सकता है. मगर आज के युवक को इस बदलाव से कौन सी चीज अपनानी है और किस चीज को नकारना है, यह आत्मचिंतन करके ही निर्णय लेना जरूरी है. तभी देश और दुनिया का वर्तमान सुशिक्षित और सुरक्षित हो पाएगा. बच्चे देश का भविष्य कहलाते हैं मगर युवक वर्तमान का संचालक माना जाता है. इसीलिए आज के युवक दिन पर खुद के और समाज के विकास के लिए हर युवक ने कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है कि क्या मैं यही सही कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या इससे मुझे और समाज को लाभ होगा या हानि होगी, जिससे हर युवक अपने जीवन की दिशा निश्चित करने में सक्षम होगा. युवक दिन पर सिटी न्यूज द्वारा जनहित में जारी. रुक करेंगे अगली खबर का. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 11वां जिला स्तरीय अधिवेशन हाल ही में संपन्न हुआ. हर 3 वर्ष में एक बार यह अधिवेशन मनाया जाता है. आणि तेव्हा लाल बावट्याच्या कॉम्रेड्सनी या सगळ्या अतिरेकी संघटनांना विरोध करून तिथे सुद्धा आपलं रक्त सांडलेलं आहे. हम अभी खड़े हैं कोलाटकर स्मृति भवन के पास, जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अमरावती इसका 11वां अधिवेशन चल रहा है, जो कि 3 साल में एक बार होता है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार नेतागण अपने जनता को संबोधित कर रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के बारे में बता रहे हैं. और यहाँ पे काफी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद है. यहाँ पर मौजूद है उद्घाटक डॉक्टर कॉमरेड अशोक ढवड़े मुंबई से, जो कि राज्य सचिव महाराष्ट्र राज्य के हैं, और कॉमरेड उदयन शर्मा राज्य कमेटी सदस्य, डॉक्टर सुभाष पांडे जिला सचिव, कॉमरेड प्रभाकर आकोटकर शहर सचिव, रमेश सोनवणे, महादेव गारपवार
प्रकाश सोनोने, प्रतिभा शिंदे तथा दिलीप राजामोहन आपले आहेत। या तिन्ही राज्यांमध्ये जरा दाखवून बघा, एक तरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा मंत्री, खासदार, आमदार एकावर सुद्धा विरोधकांना एक नव्या पैशाच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आतापर्यंत करता आलेला नाही। ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। पण याच्याबद्दल तुम्ही का नाही बोलत? तुम्ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई करता म्हणता ना, मग केजरीवाल का नाही देत सर्टिफिकेट की बाबा सीपीएम मध्ये भ्रष्टाचार नाही? का नाही किरण बेदी देत? मग सगळ्या राजकीय पक्षांना एकाच ब्रशमध्ये रंगवायचं, काळ्या ब्रशमध्ये। म्हणजे हे सगळं जे खतरनाक राजकारण आहे त्या राजकारणाला सुद्धा आपला विरोध आहे आणि आपल्याला त्या ठिकाणी लोकांमध्ये जाताना ठामपणे आपल्याला सांगायला पाहिजे की या सगळ्याच्या दलदलीमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आपले नेते, आपले कार्यकर्ते हे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त आहेत आणि आम्हालाच खरं म्हणजे नैतिक अधिकार आहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पुढे घेऊन जाण्याचा। त्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याकडे आपण पाहिलं पाहिजे। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर SY कोलटकर स्मृति भवन में 11वां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष का 11वां अधिवेशन जारी है। मैं सागर मिश्रा, कोलटकर स्मृति भवन से, कैमरामैन जितेंद्र घनगोरकर के साथ सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम महाराष्ट्र में कार्यरत राष्ट्रीय समाज पार्टी विदर्भ में भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, ऐसी जानकारी पक्ष के विदर्भ प्रमुख अंकुश जावरे ने सिटी चॅनल को दी अपने एक इंटरव्यू में कही। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ज्याप्रमाणे आपण पाहतो की विविध पक्ष, पार्ट्या आपल्या पारंपरिक पक्षांबरोबरच आणखीही नवीन पक्ष जे आपली रणनीती आजमावू पाहत आहेत, अशाच प्रकाराचा गेल्या 2004 पासून कार्यरत असलेला राष्ट्रीय समाज पक्ष हा सुद्धा या ठिकाणी आपली रणनीती आजमावू पाहत आहे। परंतु राजकीय समाज पक्षाची बरेच लोकांना माहिती नाही। या संदर्भात राजकीय समाज पक्षाचे विदर्भ संपर्क प्रमुख अंकुश नवले आपल्याबरोबर आहेत। त्यांच्याशी आपण जाणून घेऊया, राजकीय समाज पक्षांबद्दलच्या डिटेल्स घेऊया, त्यांना विचारूया आपण। सर, राजकीय समाज पक्षाबद्दल सर्वप्रथम काय सांगता येईल? पक्ष केव्हापासून कार्यरत आहे आणि आजची पक्षाची रणनीती काय आहे? माननीय महादेवजी जानकर यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षाची स्थापना 2004 साली केली। 2004 पासून महाराष्ट्रात हा पक्ष अस्तित्वात आहे। सोबतच हा पक्ष जवळपास 12 राज्यांमध्ये सध्या काम करत आहे। तर या पक्षाची जो उद्देश आहे स्थापन करण्याचा, प्रत्येक पक्षाचा जो उद्देश राहतो त्यामागे या राष्ट्रीय समाज पक्षाचा उद्देश हाच होता की जो आपला आपण समाजशील प्राणी म्हणून घेतो, स्वतःला समाजशील प्राणी म्हणून घेतो, तर हा समाजशील प्राणी जो फक्त एका गावाचा नसून हा राष्ट्राचा आहे। तर हा राष्ट्राचा समाजशील प्राणी राष्ट्रासाठी काय करते, राष्ट्राच्या लोकांसाठी काय करते, आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकीत तुम्ही पाहिल्या असेल, रस्ते, पाणी, इलेक्ट्रिक बिल यावरच झालेलं आहे, डेव्हलपमेंटवर झालेलं नाहीये, एज्युकेशनवर झालेलं नाहीये आणि व्यक्तिमत्व विकासावर कधी झालेला नाहीये। आणि विकास फक्त हा बोलला जातो, विकास कशाला म्हणतो? 2 रस्ते बांधले, 2 गल्ल्या बांधल्या, पूल बांधले, यालाच आपण विकास म्हणतो। पण विकासाच्या दृष्टीने अमरावती कुठे आहे, विदर्भ कुठे आहे, महाराष्ट्र कुठे आहे? तुम्ही जर पाहाल, जर गुजरातशी आपण कंपॅरिझन करतो तर महाराष्ट्र किती पिछाडीवर आहे, कारण त्यांचा जो ग्रोथ रेट आहे आणि आपला जो ग्रोथ रेट आहे, डेव्हलपिंग रेट आहे, त्याच्या मागे महाराष्ट्र एकदमच मागे आहे। तर साहेबांचं हेच म्हणणं होतं की महाराष्ट्र फक्त खोकला विकासावर अस्तित्व नसलं पाहिजे आणि एक विकास झाला पाहिजे तो पूर्ण दृष्टीने असला पाहिजे, संपन्न असला पाहिजे। जेव्हा आपण आपल्या देशाला विकसनशील पासून विकसित करायला निघालो आहे, तर देश विकसित करायचा म्हणजे नेमका कसा करायचा, त्या दृष्टीने राष्ट्रीय समाज पक्षाची स्थापना झालेली आहे। राष्ट्रीय समाज पक्ष आज जास्तीत जास्त कुठे कार्यरत आहे? म्हणजे राष्ट्रीय समाज पक्ष म्हटलं की लगेच कुठे ओळखतात? राष्ट्रीय समाज पक्ष म्हटलं की आता विदर्भामध्ये तरी आपण नवीन असं आपल्याला वाटणारा पक्ष आहे, पण राष्ट्रीय समाज पक्ष हा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, मराठवाड्यामध्ये, कोकणामध्ये एक वेगळा ठसा उमटवणारा पक्ष आहे आणि त्यांची तिथे ताकद आहे। आणि हीच ताकद इथे कार्य करणारे काही कार्यकर्ते आहे आणि इथेही आमचं अस्तित्व आहे। पण राजकीय दृष्ट्या आम्ही इथे कधीही मैदानात उतरलो नव्हतो। आम्ही पहिल्यांदाच विदर्भामध्ये अमरावती या शहरात महानगरपालिका इलेक्शन मध्ये उभे राहतो आणि सोबतच पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सुद्धा आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत। राजकीय समाज पक्षाची प्रमुख अशी थोडक्यात विचारशैली काय सांगते? प्रत्येक पक्षाची एक विशिष्ट विचारशैलीवर आधारलेला आहे, कार्यशक्तीवर आधारलेला आहे, तर राजकीय समाज पक्षाची विशिष्ट विचारशैली काय सांगता येईल?
ज्याप्रमाणे पक्षाचं नाव राष्ट्रीय आहे त्याच्यात राष्ट्रीयता आहेच आणि समाज हा धरलेला आहे तर आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजाच्या विकासाच्या संबंधित आहे आणि या पक्षाची जे धोरणं आहे हे फुले शाहू आंबेडकरवर चालणारा पक्ष आहे जे राष्ट्रहितासाठी आपण ज्यांना महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतो यांच्या विचारावर चालणारा हा पक्ष आहे। याच पक्षामध्ये कुठला जातीभेद कुठल्याही प्रकारचा धर्मभेद केला जात नाही। आमच्या पक्षात सर्व जातीचे सर्व धर्माचे सर्व लोक आमच्यासोबत काम करत आहे। फक्त आमचा उद्देश एकच आहे राष्ट्रहित आणि राष्ट्रहित झालं पाहिजे त्यासाठी आमचा पक्ष काम करत आहे। आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून आपण मतदारांकडून काय अपेक्षा बाळगतात? मतदारांना एकच सांगायचं आहे की पक्ष कुठलाही असो आमचा असो अजून कुठला असो त्यामागे उद्देश काय आहे जो उमेदवार उभा आहे तो कुठल्या उद्देशाने उभा आहे आणि तुम्ही ज्या पक्षाचा उमेदवार आहे त्या पक्षाचा विषय काय आहे ते याला आणि तो किती काम करू शकतो आणि तुमचे लोकल समस्या ज्या आहेत तुमच्या समस्या छोटे छोटे समस्या महानगरपालिका लेवलच्या ज्या समस्या तो आतापर्यंत त्यांनी किती सॉल्व्ह केलेल्या आहे पक्षाने आतापर्यंत तुम्हाला किती काय काय दिलेलं आहे। पण तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवा राष्ट्रीय समाज पक्षाचा एक जरी उमेदवार महानगरपालिकेत असेल तर पूर्ण अमरावतीचा चेहरा बदलून देणार एवढे आम्ही तुम्हाला निश्चिती देऊ शकतो। यांच्या म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय समाज पक्ष जर महानगरपालिकेच्या निवडणूक उतरला तर त्या पक्षाची रणनीती पाहता त्या पक्षाची कार्यशैली त्या पक्षाची उद्दिष्ट हे डोळ्यासमोर ठेवून जर लोकांनी मतदान केलं तर निश्चितच यांना यश मिळेल असं आपल्याला वाटतं। परंतु ते येणारा वेळच सांगेल। तोपर्यंत आपण पाहत रहा सिटी न्यूज। चलिए बात करते हैं अमरावती महानगर पालिका की कुछ खबरों की। अमरावती मनपा आम चुनाव 2012 के प्रभाग न्यायी प्रत्याशियों का चयन जारी है। कुल 43 प्रभागों में से 87 नगर सेवक चुनकर महानगर पालिका जाएंगे। चलिए आपको अवगत कराते हैं कि कौन से प्रभाग से कौन प्रत्याशी बन चुनाव मैदान में उतर रहा है। अमरावती मनपा आम चुनाव 2012 के प्रभाग न्यायी प्रत्याशियों का चयन जारी है। कुल 43 प्रभागों में से 87 नगर सेवक चुने जाएंगे। चलिए आपको अवगत कराते हैं कि कौन से प्रभाग से कौन प्रत्याशी बन चुनाव मैदान में उतर रहा है। कौन सा प्रभाग और प्रत्याशी कौन, इस श्रृंखला में बात करते हैं सर्वप्रथम जवाहर गेट वार्ड की। प्रभाग न्याय स्थानों में वार्ड नंबर 25 जवाहर गेट प्रभाग बन गया है। मनपा क्षेत्र का सबसे चर्चिला प्रभाग के रूप में इस प्रभाग की ओर देखा जा रहा है। जवाहर गेट वार्ड था तब भी चर्चा में था, प्रभाग बनने के बाद भी ये चर्चा में ही है। नगर पालिका चुनाव में भी ये वार्ड चर्चा में आया था। तमाम प्रभागों में ये इकलौता प्रभाग है जहां 3 नगर सेवक चुने जाएंगे। ओपन कैटेगरी के लिए पूर्व आरक्षित इस प्रभाग के वर्तमान नगर सेवक हैं प्रवीण हरमकर, वासु देउड़कर और संजय शिरबाते। इन तीनों नगर सेवकों के वार्ड एकत्रित कर बना प्रभाग जवाहर गेट। सबसे बड़ा और चर्चिले इस प्रभाग की खासियतें ये है कि राजकारण और सत्ताकारण की नींव यहां से रख उस पर अमल होता है। ऐसी ही इस प्रभाग की प्रथम पहचान है। मनपा आम चुनाव 2012 के लिए नगर सेवक बनने इस प्रभाग में वर्तमान नगर सेवक प्रवीण हरमकर, वासु देउड़कर, संजय शिरबाते ये तीनों के साथ कांग्रेस से संपादक अनिल अग्रवाल, भाजपा से रश्मि मुनोद, बबन रड़के, गजू रड़के, मिसेस संजय तिरतकर, पूर्व नगर सेविका शैमुन्निसा शेख आमिर, अतिया सुल्ताना, नियाज अली ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के स्पष्ट संकेत हैं। अब अधिकृत उम्मीदवार कौन से होंगे ये जल्द ही घोषित होगा। अगले बुलेटिन में अगले वार्ड की प्रत्याशियों की जानकारी देखना ना भूलें, कौन सा प्रभाग कौन से प्रत्याशी में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एडवोकेट विजय बोत्रा के 45वें जन्मदिन पर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्यगण तथा मित्रगण प्रमुखता से उपस्थित थे। एडवोकेट विजय बोत्रा के 45वें जन्मदिन पर टैक्स बार एसोसिएशन तथा नकोड़ा मंडल द्वारा शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर मित्रगण द्वारा एडवोकेट विजय बोत्रा को पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की बधाइयां दी गई। नजर डालते हैं महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरों पर। स्थानीय डफरिन अस्पताल में प्रसूति के लिए भर्ती महिलाओं को कोई भी उपचारात्मक दवाइयां नहीं दी जाती। जिला सामान्य रुग्णालय के भंडार गृह में दवाइयां होकर भी अस्पताल की परिचारिकाएं मरीजों को और उनके परिजनों से बाहर की दवाइयां लाने को कहती हैं। बाहर से मंगाई गई दवाइयां बहुत महंगी होने से सामान्य लोगों पर आर्थिक बोझ निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, डफरिन अस्पताल की दवाइयां काल बाह्य यानी एक्सपायरी होने से मरीजों में कोई सुधार न होता नजर आया।
सरकार की ओर से दवाइयों के लिए 11 लाख के आसपास निधि आता है, लेकिन अमरावती में 50% ही निधि पहुंचता है। जब दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो स्वर्णा एजेंसी से दवाइयां खरीदी की जाती हैं। डफरिन के भंडार गृह के इंचार्ज डॉक्टर भटकर हैं। इससे पहले भी युवा स्वाभिमान ने भी काल बाह्य दवाइयों तथा दवाइयों की कमतरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। सर तोही पाहिजे सर आपल्याला उद्या भटकर पाहिजे सर भटकर इथून 100% कमीत कमी रोजचा नाही निदान तर 20,000 रुपयाची औषध किंवा एक दिवस 20,000 रुपये, आठवड्याचे कमीत कमी लाख रुपयाला तरी औषध इथून बाहेर तुम्ही एक रिक्वेस्ट म्हणा या काही म्हणा, याची आमच्याजवळ टोटल व्हिडिओ कशा तयार आहे की तुमच्या औषधी भंडारमध्ये एक्सपायर झालेलं औषध आहे। आता प्रॉब्लेम कसा होऊन राहिला, काही नेते ते कार्यकर्ते ते त्यांना हे माहित नाही राहत का होऊन कसं राहिलं, फक्त होऊन असं राहिलं का इथून डॉक्टर लिहून देते इंचार्ज वार्डाच्या का इतकं बा आम्हाला औषध पाहिजे 25 बॉटल याच्या पाहिजे, ते तिथून सांगते का 25 बॉटल पाठवल्या इथे येऊन सरकारनं हा नियम काढला की जे डिलिव्हरीची बाई आहे तिला अँब्युलन्स फ्री, सगळ्या गोष्टी फ्री, पण तुमच्या इथून बाहेरून औषध बोलावते। जिल्हा सामान्य जिल्हा स्त्री रुग्णालय महत्वाचं स्ट्रिक्टली सांगितलेलं आहे, काही डॉक्टर साहेब हे सांगितलं पण तरी विषय काय झाला, जेव्हा मी चाबीवाला नाही आता जर तुम्हाला औषध लागली एक वरिष्ठ अधिकारी कमीत कमी 70% जेवढ्या काही डिलिव्हरी झाल्या त्या महिलेनं त्या लेकरानं एक्सपायर झालेलं औषध खाल्लं। डफरिन अस्पताल में दवाइयों पर सुधारात्मक कोशिशें जारी हैं। ऐसी जानकारी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर संजय कोलते ने दी। जैसा यहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन बाहर लिख के देते, ऐसा इनका कहना था। ये 3 तारीख को आ गए थे। 3 तारीख से मैंने सबको इन्फॉर्म किया, राइटिंग में इन्फॉर्म किया कि किसी को कुछ भी नहीं लिख के देने का। यहाँ पे 189 बेड का यह हॉस्पिटल है। यहाँ पे 250 से 300 पेशेंट रहते, तो उतनी मेडिसिन की जो ग्रांट आती है उतने में उनका होता नहीं, फिर भी अपना चालू है उसमें जो कुछ है। तो मैं आया तब से अभी 3 तारीख से तो किसी को कुछ लिख के दिया नहीं है। और लोकल परचेस की कुछ तो पावर रहती 50,000 की, उसके ऊपर वो ग्रांट हो गई। फिर भी इमरजेंसी पेशेंट को सेवा मिलना चाहिए, इसलिए अपन वो परचेस कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे साहब जो है डिप्टी डायरेक्टर उनको भी लिखा पड़ी किए हुई है। फार्मासिस्ट है भटकर करके, अब समझो वार्ड में एक आधी दवाई नहीं है अभी, और ऊपर से भी जहाँ से डायरेक्टर ऑफिस से सप्लाई होना चाहिए वो नहीं है, तो अपन उसको लोकल परचेस करते हैं। लोकल परचेस यानी समझो पेशेंट को दवाई की गरज है तो वहाँ पे के डॉक्टर लिखते वहाँ पे कि इसको ये दवाई की गरज है। सिस्टर बोलती अपने पास नहीं है, फिर उसके ऊपर डॉक्टर साइन करते, पहले सिस्टर साइन करते, उसके बाद में आरएमओ साइन करते, उसके बाद में मैं साइन करता और फार्मासिस्ट के पास भेजते, और यहाँ से लोकल परचेस दवाई करते हैं। अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव 2012 की तैयारियां शासन प्रशासन के साथ साथ उम्मीदवारों की भी जोरों पर है, लेकिन अमरावती महानगर पालिका को चुनाव आयोग की तरफ से मिले दिशा निर्देश के तहत जिस तरीके से यादियों की और सारी जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड करनी है, इसी के तहत अमरावती महानगर पालिका की वेबसाइट पर कुछ जानकारियां अपलोड की गई हैं। जब हमने अमरावती महानगर पालिका की वेबसाइट को सर्च किया, इसमें ढेर सारी गलतियों का जखीरा देखने को मिला। हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से राज्य निवडणूक आयोग के कई फोन नंबर्स यहां पर दिए गए हैं, उसी तरह अमरावती महानगर पालिका के कमिश्नर एन नवीन सोना का नंबर यहां दर्शाया जा रहा है 9422959595, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। नवीन सोना का नंबर है 9422595959, और इससे भी बड़ी गलती है कि रामदास सिद्धभट्टी डिप्टी कमिश्नर ऑफ महानगर पालिका, इनका नंबर तो सिर्फ 9 डिजिट में यहाँ दर्शाया जा रहा है, जबकि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। अब इससे बड़ी गलती महानगर पालिका और क्या करेगी। इनके ओरिजिनल नंबर्स पर भी अगर ट्राई करे आम जनता तो ये उपलब्ध नहीं होते, तो क्या गलत नंबरों पे कॉल करने से ये कभी मिल पाएंगे, या जनता की दिशा भूल की जा रही, ऐसे कई सवाल नागरिक कर रहे हैं। हमने जब नवीन सोना के ओरिजिनल नंबर 9422595959 पर कई बार कॉल किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिस पर हम ये जानकारी देना चाह रहे थे कि ये सारे नंबर गलत हैं
और दूसरे भी नंबरों पर जब कॉल किया गया तो कोई अधिकारी फोन उठाता नहीं है और ऑफिस के फोन तो कोई उठाता ही नहीं है, जबकि चुनाव आयोग पूरे इस प्रक्रिया पर लाखों रुपए खर्च करता है। क्या जनता को इन सुविधाओं का फायदा होगा? ऐसे सवाल जनता उठा रही है। नजर डालते हैं महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरों पर। स्थानीय रामकृष्ण क्रीड़ा विद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन जारी है। इस स्नेह सम्मेलन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी छात्रों के लिए किया गया है। गुरुवार को इस स्नेह सम्मेलन में महाराष्ट्र दर्शन की अनोखी झांकी साकार की गई। इस झांकी में महाराष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर, तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल, लोक कला, पारंपरिक रीत रिवाज आदियों का मेल देखने को मिला। इस अवसर पर रामकृष्ण क्रीड़ा विद्यालय द्वारा कनिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक वृंद, विद्यार्थीगण, पालक वर्ग प्रमुखता से उपस्थित थे। महिलाओं के हाथ में सत्ता की कुंजी सौंपने के लिए महिलाओं के 50% आरक्षण की घोषणा के साथ ही इस घोषणा पर कृति भी शुरू हो चुकी है। महिला राज की जरूरत, उसके फायदे, दुष्परिणाम आदि विषयों को प्राथमिकता दे रहा है सिटी चैनल का कार्यक्रम महिला राज। नववर्ष का स्वागत कर 1 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो चुका है, हर रोज अपने नियोजित समय पर। तो देखना ना भूलिए सिटी न्यूज चैनल पर सिर्फ महिला राज ये कार्यक्रम। महिलाओं को 50% आरक्षण, उनकी सक्षमता, महिलाओं का राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों का करियर, ऐसे विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर संयुक्त चर्चा का कार्यक्रम महिला राज का प्रसारण सिटी न्यूज चैनल पर नियोजित समयावली में जारी है। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें बताइए। महिलाओं के विषयों पर गहन चर्चा कर, इन विषयों को उजागर कर, उन पर निर्णायक भूमिका की पहल ही महिला राज की नींव रख सकती है। और इसी पहल को प्रस्तुत किया जा रहा है सिटी न्यूज पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम महिला राज से। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रस्तुत है भाग्यश्री देशपांडे का साक्षात्कार। जेव्हा अपमान होतो किंवा खुर्ची फेकणं जाणे, मुळात आपली संस्कृती जरी पाहिली वैदिक काळापासून तर स्त्रीचा सन्मान करण्याचीच आपली संस्कृती आहे। त्यामुळे अशा स्त्रीचा जो अपमान करत असेल अशा व्यक्तींना विशेषतः पुराव्याच्या किचकट मार्गाने न जाता त्यातल्या त्यात पुराव्याचंही जर सिम्प्लिफिकेशन करून जर शिक्षा देता येत असेल तर ते महत्वाचं आहे सर। कारण की कितीही झालं तरी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटणाऱ्यांची शक्यता राजकारणामध्ये तर अशी पुरावे राहणारच नाही। म्हणूनच सर ती गोष्ट थोडी म्हणजे पुराव्याचं जे आहे इव्हॅल्युएशन ऑफ एव्हिडन्स ते थोडंफार अप्रिशिएशन अँड इव्हॅल्युएशन अँड अप्रिशिएशन ऑफ एव्हिडन्स हा जो प्रकार आहे त्याची काटेकोरता थोड़ी कमी केली तर काहीतरी हो सके। सिलसिलेवार तरीके से प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम की अगली कड़ियों में कई गणमान्य महिलाओं के साक्षात्कार का प्रसारण नियोजित समयावली में सिटी न्यूज चैनल पर होगा। तो देखना ना भूलिए महिला राज सिर्फ सिटी न्यूज पर। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। आइए देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 24% रहा। विदर्भ में शीतलहर के कारण काफी दिक्कतें नागरिकों को सहन करनी पड़ी है। शुक्रवार को भी मौसम विभाग द्वारा किसी प्रकार का मौसम में बदलाव न रहने की संकेत मिल रहे हैं, जबकि तापमान में कुछ गिरावट जरूर आंकी जा सकती है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अभूतपूर्व होगा मनपा चुनाव, पल पल बदल रहे हैं समीकरण।
स्वाभिमानियों का पतंग उत्सव, उत्साह से मना युवा दिन। केशरबाई लाहौटी कॉलेज में गुण गौरव समारोह संपन्न। पतंग उत्सव की तैयारियां शहर में जोरों पर। और श्री गुरुदेव सेवा मंडल की शाकाहार प्रचार यात्रा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत। इन समाचारों में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती।